नमस्कार भाई। भाई, जो द हिंदू एडिटोरियल पेज पढ़ाने की सीरीज़ मैंने शुरू की थी फॉर असिस्टेंट कमांडेंट पेपर सेकंड, उसको मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम करना, आप भी पेन लेके बैठना। ठीक है, जो भी मतलब इसमें वर्ड यूज़ हुए हैं ना, वोकैब, उसको नोट करते जाना। ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में। ठीक है, और आज का जो हमारा एडिटोरियल है ना, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असिस्टेंट कमांडेंट में ऐसे पेपर सेकंड में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन मेन टॉपिक होता है। ठीक है, तो आज ये रिजर्वेशन पे ही है। ठीक है, तो बढ़िया से एक बार मेरे से पढ़ो, उसके बाद खुद जाके पढ़ो एडिटोरियल पेज। ठीक है, तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, मैं आपको लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा, हर एक लाइन का मतलब समझाऊंगा। ठीक है, इससे आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसको एक बार खुद जाके दोबारा पढ़ना। ठीक है, क्योंकि देखो यार, ऐसी सीरीज़ आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत आदमी द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता है, एडिटोरियल पढ़ाता है, लेकिन वो आपको सीधा सीधा समझा देंगे कि इस एडिटोरियल में क्या है। कोई लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाएगा। इसी के चलते जब आप खुद पढ़ने बैठते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आता है कि द हिंदू में क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है। आप यहाँ मेरे से समझो, उसके बाद खुद जाके पढ़ो। ठीक है, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना यार। लेकिन ऐसे मतलब क्या होता है ना, बंदा मोटिवेट होता है, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम और बढ़िया लेके आऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा एडिटोरियल, द पेरिल्स ऑफ अनडूइंग द फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, अब इस हेडिंग का मतलब क्या है। पेरिल्स का मतलब होता है रिस्क। ठीक है, ऑफ अनडूइंग, अनडूइंग का मतलब होता है उलट पुलट करना, द फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो हम लोग रिजर्वेशन के साथ उलट पुलट कर रहे हैं ना, उससे हमें क्या नुकसान होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है, क्या रिस्क है उससे। अनडूइंग का मतलब होता है उलट पुलट कर रहे हैं स्ट्रक्चर के साथ, रिजर्वेशन के साथ, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। उसका जो ढांचा है ना, फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्वेशन, उसको हिलाते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी EWS कैटेगरी कर देते हैं, कभी रिजर्वेशन को 50% से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मतलब उस ढांचे के साथ एकदम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उसके पेरिल्स क्या होंगे, उसके नुकसान क्या होंगे, उसके रिस्क क्या होंगे, ये इस पूरे एडिटोरियल में हम पढ़ेंगे। द पेरिल्स ऑफ अनडूइंग द फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्वेशन, मतलब नुकसान ऑफ अनडूइंग। अनडूइंग मतलब उसको उलट पुलट करना, उसके साथ खिलवाड़ करना। द फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के ढांचे को। ठीक है, उसके क्या नुकसान होंगे, क्या रिस्क होंगे। तो यह इसका पहले इंट्रोडक्शन होगा। मतलब एकदम पेपर सेकंड के जैसा होता है एडिटोरियल। ठीक है, मतलब पेपर सेकंड में आपको जैसा आंसर बनाना है ना, लगभग वैसा ही होता है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, early last month, the Supreme Court of India upheld the 103 Constitutional Amendment Act, which had introduced 10% reservation for EWS category। ठीक है, अभी पीछे लास्ट ये एक दिन पहले भी एडिटोरियल आया था ऐसा ही। ठीक है, रिजर्वेशन के रिलेटेड। अभी लास्ट मंथ क्या हो ना, सुप्रीम कोर्ट है ना इंडिया का, उसने अपहेल्ड, अपहेल्ड का मतलब भी लिख सकते हो आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है द हिंदू में, मतलब सही ठहराया। जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग 10% रिजर्वेशन मिलती है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। ये आपको सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया। इसका कोई केस चल रहा होगा कि ये सही है या गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये ठीक है। The EWS quota and the court judgment that followed have shifted the discussion on the legacy of affirmative action based on caste system in India। तो जो भी कोर्ट ने स्टेटमेंट दी है ना, उसने क्या किया है ना, पूरी डिस्कशन पूरा मतलब शिफ्ट कर दिया है। अब किसकी डिस्कशन हो रही है, लेगेसी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। लेगेसी मतलब विरासत, जो इंडिया में चली आ रही है। अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है ना, जो भी वनरेबल ग्रुप हैं, मतलब जो भी जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, उनको कोई फेवरेबल पॉलिसी बनाना उनके लिए। जैसे कोटा मिलता है SC को, ST को, तो इसी को बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। मतलब जो भी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए कुछ करना, जिन जिन जो भी डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। तो अब पूरी डिस्कशन किस पे हो रही है, जो भी इंडिया में कदम लिए गए हैं, जैसे रिजर्वेशन किया गया है, मतलब वीकर सेक्शंस के लिए को मतलब रिजर्वेशन मिलता है, OBC वालों को भी आरक्षण मिलता है। तो अब पूरी डिस्कशन इसी पे शिफ्ट हो गई है। मतलब इंडिया में अब यही डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, कि कास्ट सिस्टम में कैसे कैसे रिजर्वेशन मिलती है, कैसे कैसे अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन मतलब वीकर सेक्शन जो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, उनके साथ कैसे, मतलब उनको कैसे, उनके उनके हक में कैसे पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, जब से भारत आज़ाद हुआ है। ठीक है, with this judgment there seems to be an emergent consensus of for a social policy framed on the universal basis of
डेप्रीवेशन स्टेमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ठीक है, इस जजमेंट के साथ क्या हुआ है ना, देखने को मिला है कि देयर सीम्स टू बी एन एमर्जेंट कंसेंसस। अब कंसेंसस का मतलब क्या होता है ना, लोगों की सहमति या एक कॉमन ओपिनियन बन गया है। ठीक है, किसके लिए? फॉर ए सोशल पॉलिसी जो कि बनी हुई है फ्रेम्ड ऑन द यूनिवर्सल बेसिस ऑफ डेप्रीवेशन स्टेमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। जो किस किस पे बनी हुई है, जिसका यूनिवर्सल बेसिस क्या है? डेप्रीवेशन स्टेमिंग। लोगों को क्या करना, डेप्रीवेशन का मतलब होता है, आपको पता ही होगा, डेप्रीवेट का मतलब होता है अलग करना, स्टेमिंग का मतलब होता है रोकना। लोगों को क्या करना, इकोनॉमिक बैकवर्ड होने से रोकना। ठीक है, तो लोगों ने मतलब इस पे सहमति जताई है। ठीक है, इस पॉलिसी पे, कोई भी पॉलिसी हो जो कि सोशल पॉलिसी है, जो कि इस बेसिस पे फ्रेम होती है कि लोगों को इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से दूर करना, डेप्रीवेशन स्टॉमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ठीक है, तो ये मतलब आम सहमति, मतलब आम राय बन गई है लोगों की। मतलब कंसेंसस का मतलब होता है लोगों की आम राय या सहमति। मतलब ऐसा लोगों का मानना है कि मतलब लोग उस पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि सोशल पॉलिसी है, जो कि बनी हुई है यूनिवर्सल बेसिस, जिसका है डेप्रीवेशन स्टैमिंग, मतलब लोगों को इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से दूर करना। डेप्रीवेशन का मीनिंग आपको पता ही है, दूर लेके जाना। स्टैमिंग का मतलब होता है रोकना, दूर ही रोक देना फ्रॉम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ठीक है, द लास्ट 2 decades ऑफ जॉबलेस ग्रोथ एंड इंक्रीज्ड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी हैव एडिड क्रेडेंस टू सच डिमांड। अब देखो यार, पिछले 20 साल से, 2 डेकेड से ना, जॉबलेस ग्रोथ मतलब जॉब ना मिलने के कारण और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी होने के कारण, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, इकोनॉमिक पैसा नहीं है लोगों के पास, हैव एडिड क्रेडेंस। क्रेडेंस होता है बिलीफ टू सच डिमांड, मतलब ऐसी पॉलिसीज़ के लिए ना लोगों को काफ़ी बिलीफ है ऐसी पॉलिसी पे जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को दूर करे। क्रीडेंस होता है बिलीफ, विश्वास, कॉन्फिडेंस है ऐसी पॉलिसीज़ पे जो क्या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए बनाई जाती है। मतलब हैव एडिड क्रेडेंस, मतलब ऐसा लोगों का विश्वास बन गया है ऐसी पॉलिसीज़ पे जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को दूर करे। क्यों? क्योंकि जॉबलेस हो गया है पिछले 2 डेकेड से, जॉब बहुत कम है इंडिया में, तो इसकी वजह से। हाउएवर डीलेजिटिमाइजिंग कॉस्ट एज ए बेसिस फॉर पॉलिसी इज़ ए मोनुमेंटल मिस्टेक। लेकिन अब देखो यार, अगर हम लोग कानून के तहत ही नहीं चलेंगे, क्योंकि देखो यार, अब हम लोग क्या है ना, अब कुछ स्टेट्स में ना 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 50% से रिजर्वेशन हम लोग ज़्यादा दे ही नहीं सकते। तो क्या हुआ ना, डीलेजिटिमाई हो रहा है कॉस्ट, मतलब कानून के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। हाउएवर डीलेजिटिमाइजिंग कॉस्ट एज ए बेसिस फॉर पॉलिसी इज़ ए मोनूमेंटल मिस्टेक। मतलब मोनूमेंटल मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक है डीलेजिटिमाइज करना, कानून के अकॉर्डिंग नहीं बनाना पॉलिसी। ठीक है, कास्ट सिस्टम के लिए विद रियल कॉन्सिक्वेंसेज, और उसके परिणाम भी होंगे। ठीक है, गिवन द डीपनिंग ऑफ वेल्थ इनक्वालिटी ऑन कास्ट लाइन्स, इससे क्या होगा ना, वेल्थ इनक्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, तो वेल्थ इनक्वालिटी होगी ही ना, क्योंकि कुछ लोगों को अब जैसे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से कुछ लोगों को क्या हो रहा है, रिजर्वेशन मिल रही है, लेकिन मिडिल क्लासेस का क्या है, मिडिल क्लासेस को तो कुछ नहीं मिल रहा है ना। इससे क्या होगा ना, इकोनॉमिक इनक्वालिटी हो जाएगी, कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, कुछ लोगों के पास कम पैसा होगा। ठीक है, ये हमारी इंट्रोडक्शन आ गई। पेपर 2 के लिए बढ़िया है, एक एक लाइन आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना यार, अगर मेरे से कोई गलती हो गया हो। ठीक है, अब दूसरा, वेलफेयर एंटाइटलमेंट एंड द रियलिटीज़। अब वेलफेयर एंटाइटलमेंट एंड द रियलिटीज़, वेलफेयर एंटाइटलमेंट मतलब जो भी लोगों के वेलफेयर के लिए कोई स्कीम्स बनती है और उसकी रियलिटी क्या है, क्या लोगों को वो मिल भी रही हैं स्कीम्स, इसका मतलब ये है इस हेडिंग का। अब इस हेडिंग के अंदर क्या हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, द न्यू कंसेंसस ostensibly rooted in universalism comes with the claim that every individual, regardless of caste and ethnicity, should get her due in welfare entitlement। ठीक है, अब लोगों का मतलब न्यू कंसेंसस मतलब लोगों का आजकल की राय क्या है। ठीक है, यूनिवर्सलिज्म में है वो, ऑब्स्टेंसिवली रूटेड इन यूनिवर्सलिज्म। ऑब्स्टेंसिवली का मतलब होता है जाहिर तौर पर, मतलब आम तौर पर लोगों की राय क्या है ना, यूनिवर्सलिज्म पर है, मतलब सभी लोगों को। यूनिवर्सलिज्म होता है मतलब सभी लोगों को कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब इसी चीज़ पर लोग अपनी राय रखते हैं। कम्स विद ए क्लेम, तो क्लेम क्या करते हैं वो, दैट एवरी इंडिविजुअल रिकॉर्डलेस ऑफ कास्ट एंड एथनिसिटी शुड गेट हर ड्यू इन वेलफेयर एंटाइटलमेंट। मतलब चाहे कोई भी बंदा हो, कोई भी कास्ट हो, उसको कोई भी एथनिसिटी हो, एथनिसिटी का मतलब होता है जो कि जिन लोगों के सेम कल्चर होते हैं ना, उनको एथनिसिटी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, चाहे उसकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी एथनिसिटी हो, शुड गेट हर ड्यू, उनको अपना मतलब हक मिलना चाहिए। कोई भी वेलफेयर स्कीम हो, उनको उनको इसमें बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, वाइल द क्लेम इज़ अंडरस्टैंडेबल इट नीड्स टू बी स्क्रूटिनाइज विद ग्राउंड रियलिटीज़। क्लेम तो उनका अंडरस्टैंडेबल है, मतलब ठीक है,
वो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है छानबीन। हमको देखना पड़ेगा, थोड़ा इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि उनको मतलब ग्राउंड में क्या चल रहा है, एक्चुअल में उनको वेलफेयर मिल भी रहा है या ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो इसका क्या हुआ, स्क्रूटिनाइज विद ग्राउंड रियलिटीज़, मतलब देखने की ज़रूरत है ग्राउंड पे उनको वेलफेयर मिल भी रहा है या सिर्फ उनका क्लेम ही है। ठीक है। उसके बाद द कोलेक्टिव डिसएडवांटेज एक्सपीरियंस बाय सर्टेन ग्रुप्स इज़ यूनिक टू ईच ऑफ देम। अब देखो यार, कोई भी डिसएडवांटेज अगर किसी भी ग्रुप को मिल रहा है तो सबके लिए वो अलग अलग है। किसी को मतलब किसी भी जगह किसी अलग अलग डिस्क्रिमिनेट होता है हर बंदे के साथ। ठीक है। एंड देयर स्पेसिफिक डेप्रीवेशंस रिक्वायर्ड स्पेसिफिक रेसोल्यूशन। अब उनको देखो किसी चीज़ से डिप्राइव किया गया, मतलब दूर किया गया, तो हर बंदे का स्पेसिफिक होगा। किसी को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, किसी को खेलने नहीं दिया जा रहा है, मतलब सबके साथ अलग अलग डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। उसके लिए क्या है, रिक्वायर स्पेसिफिक रेसोल्यूशन। तो उसके लिए सोल्यूशन भी स्पेसिफिक चाहिए, खास चाहिए। ठीक है। कंटेम्प्रेरी इनक्वालिटीज़ आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन वंस लाइफ टाइम। ठीक है। अब कंटेम्प्रेरी क्या मतलब होता है, मतलब न्यू, मतलब प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आजकल इनक्वालिटीज़ है ना जो, तो अपने आप प्रोड्यूस नहीं होती हैं। किसी बंदे की लाइफ में अपने आप इनक्वालिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है। द ग्रुप बेस्ड डिफरेंसेस, एक सेकेंड, द ग्रुप बेस्ड डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम आर नॉट ड्यू टू डिफरेंशियल इनहेरिटेंस। ठीक है। तो अब इसके आगे क्या है, तो जो ग्रुप बेस्ड डिफरेंसेस है ना इन इकोनॉमिक एंड सोशल, चाहे वो इकोनॉमिक हुए चाहे वो सोशल हुए, आर नॉट ड्यू टू डिफरेंशियल एम्बिशन एबिलिटी एंड एफर्ट। ठीक है। ये अलग अलग एम्बिशन होने की वजह से या किसी की एबिलिटी या किसी के एफर्ट पे डिपेंड नहीं करते हैं। जो भी डिफरेंसेस होते हैं ग्रुप बेस्ड, दे आर इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस है, मतलब क्या है ना, पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन को शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। दिस इनहेरिटेड इनक्वालिटीज़ इकोनॉमिक कल्चरल एंड सोशल कैपिटल आर पास्ड ऑन टू सक्सेसिव जनरेशन। मतलब ये क्या है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ऑटोमेटिकली मतलब शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। जो भी इनक्वालिटीज़ हैं। ठीक है। वन सच साइट ऑफ इंटर जनरेशनल इनक्वालिटी इज़ वेल्थ। और इस तरह की इनक्वालिटी की ना एक वेल्थ भी एग्जाम्पल है। ठीक है। मतलब वेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इनक्वालिटी रहती है। ठीक है। कास्ट मेडिएट्स ट्रांसफर्स ऑफ वेल्थ ऑफ आवर जनरेशन इन इंडिया। कास्ट क्या है ना, कास्ट भी इफ़ेक्ट करती है इसको कि आपकी कास्ट क्या है, आपकी कास्ट क्या है आवर जनरेशन इंडिया, उसी हिसाब से मतलब कास्ट भी इफ़ेक्ट करती है कि कितना वेल्थ मिलेगा किसको आवर जनरेशन्स इन इंडिया। द लास्ट लेटेस्ट सर्वे, द ऑल इंडिया डेफ्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे रिलीज्ड इन 2021 शो द ट्रेंड ऑफ डीपनिंग कास्ट इनइक्वालिटी वेल्थ इन इंडिया। जो लेटेस्ट सर्वे हुआ था ना एडिस का, ठीक है, उसने मतलब बहुत ज़्यादा दिखाया हुआ है कि बहुत ज़्यादा कास्ट इनइक्वालिटी वेल्थ की वजह से, वेल्थ के ऊपर बन गई है इंडिया में। ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनइक्वालिटी है इन वेल्थ, मतलब किसी के पास ज़्यादा पैसा है किसी के पास कम पैसा है। ठीक है। ADs collects information on physical assets such as land, livestock, buildings, agriculture, machinery and transport equipment, as well as financial assets such as shares, deposits and amount receivable by household। ठीक है। तो एडीज ने क्या किया ना, क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, किसके पास कितने फिजिकल एसेट्स हैं, जैसे लैंड, लाइफ स्टॉक, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, एज वेल एज फाइनेंशियल एसेट्स। जैसे फाइनेंशियल एसेट कौन से होते हैं, शेयर, डिपॉजिट। ठीक है। वेल्थ इज़ ए बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस दैन इनकम एंड कंजप्शन। मतलब वेल्थ है ना जो, वो अच्छा मेजर है किसी के इकोनॉमिक स्टेटस का, मतलब किसके पास कितना पैसा है या कितना वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, रादर दैन इनकम एंड कंजप्शन। इनकम और कंजप्शन से बेटर है। ठीक है। क्या, वेल्थ। देखो वेल्थ क्या है ना, वेल्थ और इनकम में क्या डिफरेंस है। वेल्थ क्या होती है, आपके फिजिकल एसेट्स, आपके पास कितने ट्रक हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ठीक है। ना कि ये पैसा कितना है, क्योंकि पैसा क्या है ना, वेल्थ इज स्टॉक वेरिएबल दैट टेक्स टाइम्स टू चेंज। वेल्थ इतनी आसानी से चेंज नहीं होती है। अभी देखो यार, आपके पास कोई बिल्डिंग है या आपने मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट बना रखे हैं, तो वो इतनी जल्दी से चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। वाइल इनकम इज़ ए फ्लो ऑफ वेरिएबल दैट अटर, लेकिन इनकम जल्दी चेंज हो जाती है। हो सकता है आज आप 50 कमा रहे हो, कल आप 100 रुपया कमाएं। ठीक है। तो इसलिए वेल्थ क्या है ना, अच्छा मेज़र है, ये एक बढ़िया पॉइंट है। ठीक है। इकोनॉमिक स्टेटस मेज़र करने का। क्वेश्चन
पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, विच इज़ बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। तो वेल्थ इकोनॉमिक स्टेटस का बढ़िया मेजर है रैदर देन इनकम, क्योंकि इनकम क्या है ना, फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन वेल्थ आपकी लगभग सेम ही रहती है, ठीक है। उसके बाद आ गया, इनइक्वालिटी इज़ ब्रॉडली फाउंड टू हैव राइजन इन इंडिया बिटवीन 1990 एंड 2020। मतलब इनइक्वालिटी, वेल्थ के ऊपर जो इनइक्वालिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा राइज हो गई है बिटवीन 1990 एंड 2020 के बीच में, पर्टिकुलरली इन दी अर्ली 2000s, ठीक है। सच ए राइज हैज़ बीन वेरीड बेस्ड ऑन द डायमेंशन एंड मेथड वन अडॉप्ट। और ये जो राइज हुआ है ना इनइक्वालिटी में, ये वेरी करता है, ठीक है, मतलब आगे पीछे होता है, डिपेंड करता है कि किसने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है इनइक्वालिटी मेज़र करने के लिए। दिस इज़ मोर सेवर इन केस ऑफ वेल्थ। वेल्थ के केस में ये और भी खतरनाक है, फॉलोड बाय इनकम एंड कंजप्शन इनइक्वालिटी। द गिनी इंडेक्स ऑफ वेल्थ इनइक्वालिटी हैज़ गॉन अप फ्रॉम 0.62 इन 1992 में 0.62 था वेल्थ इनइक्वालिटी इंडेक्स, उसके बाद 0.63 हो गया 2002 में, उसके बाद 0.67 हो गया 2012 में, उसके बाद 0.68 हो गया 2019 में। तो देख रहे हो ना कैसे कैसे बढ़ रहा है इनइक्वालिटी इंडेक्स, पहले 62, फिर 63, फिर 67, अब 68 हो गया है 2012 में, 19 में। और इसको अगर हम लोग कॉन्ट्रास्ट दिस अवेलेबल कंजप्शन फिगर ऑफ 0.37 और इनकम विच स्टैंड्स फॉर 0.54 इन 2012 एंड यू गेट ए बेटर पिक। और इसको हम लोग कंजप्शन फिगर से कंपेयर करेंगे ना, जो 0.37 है, और या फिर इनकम से कंपेयर करेंगे जो 0.54 थी 2012 में, तो हमको अच्छी पिक्चर मिलेगी कि कितनी इनइक्वालिटी है, वेल्थ इनइक्वालिटी। क्योंकि इनकम से ही पता चल सकता है ना क्योंकि इनकम को अगर हम कंपेयर करेंगे वेल्थ इनइक्वालिटी के साथ, तो हमें कंजप्शन के साथ, तो हमें पता चल जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद आ गया, द एवरेज पर कैपिटा ऑफ वेल्थ अमॉन्ग अपर कास्टिस वास। जो एवरेज पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, जो एनुअली हर बंदे की एवरेज इनकम होती है, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। वो अपर कास्टिस की कितनी है, 8,03,977, ठीक है, 2019 में। अच्छा, और 4,07,92 OBC की है, 2,28,03,388 दलित की है, और 2,32,03,349 ट्राइबल्स की है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ऑन एवरेज द अपर कास्ट इज ओन वेल्थ मोर देन 3 टाइम्स ऑफ दलित। मतलब अपर कास्ट के पास सबसे ज़्यादा वेल्थ है, 3 टाइम्स मोर देन दलित, और ट्वाइस दैट ऑफ OBC। ये तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया, मतलब यही बताया गया इस लाइन में कि अपर कास्ट है ना जो इंडिया में, उनके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ है, लेकिन क्या हुआ है, रिजर्वेशन भी उन्हीं को दिया गया है, किसके बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे। इसीलिए बोल रहा है कि ये रिजर्वेशन का जो फ्रेमवर्क है ना, स्ट्रक्चर है ना, उसके साथ खिलवाड़ किया गया है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा वेल्थ तो ऑलरेडी अपर कास्ट के पास है, तो उनको कैसे रिजर्वेशन मिल सकती है, मतलब ये इस आर्टिकल का यही मतलब है, किसके बेसिस पे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे, क्योंकि उनके पास तो सबसे ज़्यादा पैसा है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो बाकी जितनी भी कास्टीज़ है ना, लोअर कास्टीज, उनको दूर रखा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनको तो पहले की रिजर्वेशन मिली हुई है, ठीक है। इसलिए उनको दूर रखा गया है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से, बल्कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस SC ST वालों के पास ही है, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलेशन परसेप्शन, इट इज़ नॉट इनकम और सेविंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट हैव जनरेटेड अलार्मिंग वेल्थ इनइक्वालिटी। ये कोई इनकम नहीं है कि इसके पास इतनी इनकम है, उसके पास इतनी इनकम है, जो कि वेल्थ के रिलेटेड इनइक्वालिटी पैदा करती है, ठीक है। बट इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूशन ऑफ सर्टेन कास्ट ग्रुप। ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है भाई, बहुत पुराने टाइम से ही, मतलब क्या होता था ना, जो शेड्यूल कास्टिस, लोअर कास्टिस हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था, उनके पास ना ज़्यादा वेल्थ था, ना उनको काम करने देते थे। तो ये पुरानी हिस्ट्री है इंडिया की, ठीक है। सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं है ये वेल्थ इनइक्वालिटी, इसके लिए बहुत पुरानी हिस्ट्री चल रही है। मतलब एक्सक्लूड कर दिया जाता था सर्टन कास्टिस को इंस्टीट्यूशन से, उनको मतलब कंपनी में काम नहीं करने देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन, मतलब किसी इंस्टीट्यूट से उनको एक्सक्लूड कर देते थे, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उसको वहाँ से एक्सक्लूड कर देते थे सर्टन कास्ट ग्रुप्स को, ठीक है। उसकी वजह से वेल्थ इनइक्वालिटी है। पुश्तैनी ज़मीनें, ये लोग, ये ना अपर कास्ट जिसके पास है, पुराने लोगों के पास तो है ही नहीं, क्योंकि उनको तो उनसे तो छीन लेते थे, जो उनका होता था ना वो भी उनसे छीन लेते थे। उसके बाद आ गया, द सोर्स ऑफ वेल्थ गैप इज़ हिस्टोरिकल एंड इनहेरिटेड। जो वेल्थ गैप, मतलब किसके पास कितनी वेल्थ है, जो मतलब वेल्थ इनइक्वालिटी है ना, तो ये
हिस्टोरिकल है और इनहेरिटेड है, मतलब एक जनरेशन से जूनियर जनरेशन को पास आउट हो रही है, ठीक है। इफ़ वी डिसएग्रीगेट वेल्थ, लैंड एंड बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज ऑफ पार्ट ऑफ इट। अगर हम डिसएग्रीगेट का मतलब है अलग अलग करना, अगर हम अलग अलग करेंगे ना वेल्थ को, तो लैंड और बिल्डिंग वेल्थ का मेन पार्ट होती है। मैंने पहले ही बोला था वेल्थ होती है लैंड बिल्डिंग कितनी है किसके पास, ठीक है, और इनकम हो गई पैसे के रिलेटेड। इसीलिए जो वेल्थ है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेज़र है, ठीक है, उसको मेज़र करने का, इकोनॉमिक स्टेटस को मेज़र करने का। जो मैंने बताया भी था, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। 60% एंड 22%, 60% जो है ना वो लैंड, ठीक है, और बिल्डिंग 22%, ये क्या वेल्थ फॉर्म करती है, ठीक है। फॉलोड बाय, और बाकी जो फाइनेंशियल एसेट्स है ना वो 7% फॉर्म करते हैं अगर वेल्थ को हम लोग मेज़र करेंगे। दिस टू कंपोनेंट्स लैंड एंड बिल्डिंग्स आर लार्जली इनहेरिटेड। ये क्या है ना, जो लैंड और बिल्डिंग है ना ये हमेशा ही ट्रांसफ़र हो रही है पिछली जनरेशन से। अब किसी के पास पुश्तैनी कोई हवेली होगी ना वो नेक्स्ट जनरेशन को मिल जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मतलब बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है लैंड, वो भी वेल्थ को रिलेटेड। द लैंड इनइक्वालिटी इन पर्टिकुलर हैज़ ए लॉन्गर हिस्ट्री गोइंग ऑल बैक टू द ब्रिटिश कॉलोनियल एरिया। ये तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है। लैंड तो मतलब जो लोअर कास्ट थे उनको तो टच भी नहीं करने देते थे, बल्कि उनसे छीन लेते थे। तो इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है लैंड इनइक्वालिटी की, किसके पास कितना लैंड होगा। colonial intervention which assigned land ownership to some cost at the expense of other continued in post colonial India। जो कलोनियल मतलब होता है, कलोनियलिज्म का मतलब पता ही है ना, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर फिजिकली कब्जा कर देती है। तो कलोनियल इंटरवेंशन विच असाइन लैंड ओनरशिप टू सम कास्ट्स, क्या करते थे ना जो ब्रिटिश थे वो लैंड कर किसी खास ग्रुप्स को दे देते थे, खास कास्ट्स को दे देते थे, और दूसरों से ले लेते थे या दूसरों को देते ही नहीं थे, मतलब दूसरों की कॉस्ट पे किसी दूसरे को दे देते थे। ये आज भी यही चल रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूड इज पोस्ट कलोनियल, ये आज भी यही चल रहा है आफ्टर पोस्ट कलोनियल पीरियड। अच्छा, इंडिया ट्रंकेटेड लैंड रिफॉर्म डिड नॉट अल्टर दिस लेगेसी। अच्छा, ये बोर्ड मीनिंग लिख दो आप, ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड का मतलब होता है इंडिया ने जो छोटे छोटे रिफॉर्म्स बदलाव लाए, लैंड रिफॉर्म लाए, वो भी इस लेगेसी को चेंज नहीं कर पाए, इस विरासत को चेंज नहीं कर पाए, ठीक है। अच्छा, इस डिड नॉट अल्टर हिज लेगेसी। उसके बाद द रियल एस्टेट बूम पोस्ट द 1990s फर्दर हैव दोस ओइंग लैंड एंड बिल्डिंग्स कंसोलिडेट देयर वेल्थ। जो 1990 के बाद जो भी मतलब बूम, जो भी मतलब हमारी जो रियल स्टेट लैंड थी जो बूम हुई, उसको क्या हुआ मतलब इम्प्रूव हुई फर्दर। उसने किसको हेल्प किया, फर्दर हेल्प दोस्त ओइंग लैंड, जिन्होंने जिनके पास लैंड है बिल्डिंग है, टू कंसोलिडेट देयर वेल्थ। कंसोलिडेट मतलब अपनी वेल्थ को और भी स्ट्रॉन्ग करना, थैंक्स टू इंक्रीज लैंड वैल्यू ड्यू टू स्पेकुलेशन। आपको पता है ये लैंड प्राइजेस तो चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे टाइम होता है लैंड का प्राइस और बढ़ जाएगा। लेकिन इसने हेल्प किसको किया, जिनके पास पहले से लैंड थी, मतलब जो कि इनहेरिटेड लैंड लेके आ रहे थे पुरानी जनरेशन से जो पास आउट हुआ। ड्यू टू स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है चेंज आना, जैसे लैंड रेट्स में चेंज आते हैं उन, तो इसका बेनिफिट भी किसको हुआ, जिनके पास पहले की लैंड थी, ठीक है, ना कि लोअर कास्ट इसको। द रेशियो ऑफ प्राइवेट वेल्थ टू नेशनल इनकम इंक्रीज फ्रॉम 290% इन 1980 टू 55%। देख रहे हो ना, प्राइवेट वेल्थ और नेशनल इनकम में कितना डिफरेंस आया, 299% से सीधे 55% इन 2020। एस्टिमेटेड टू बी दी फास्टेस्ट इंक्रीज इन दी वर्ल्ड वाई दी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रोड 2020। ये सबसे फास्टेस्ट इंक्रीज़ हुई है वेल्थ में, जो ये बदलाव आया ना नेशनल इनकम और प्राइवेट वेल्थ में, ठीक है। इस ये हमें क्या दिखा रहा है, वेल्थ इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद आ गया दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग एज इंडिया हैज़ जीरो टैक्सेशन ऑफ वेल्थ एंड इनहेरिटेंस। ये तो होना ही है क्योंकि लैंड और टैक्स पे, वेल्थ और इनहेरिटेंस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। जो आपके पास वेल्थ है, जो आपको पुश्तैनी हवेली में है, उस पर कोई टैक्स ही नहीं लगता है, तो ये डिफरेंस तो आएगा ही ना। ये कोई ये सरप्राइजिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया कोई टैक्स पे नहीं करती है, तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। प्राइवेट इनकम जो है ना वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इससे क्या होगा, वेल्थ इनइक्वालिटी आएगी, क्योंकि इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगता है वेल्थ पे और इनहेरिटेंस पे जो आपको पुश्तैनी ज़मीन मिली हुई है। हाउ डू वी देन क्राफ्ट अवर पब्लिक पॉलिसी इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ सच डीपनिंग वेल्थ इनइक्वालिटी। तो इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम लोग कैसे अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, ठीक है, वेल्थ इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए। कैन कॉस्ट न्यूट्रल पॉलिसी अरेस्ट दिस वेल्थ गैप। जो कॉस्ट न्यूट्रल पॉलिसी हैं, मतलब जो कॉस्ट को नहीं देखेंगी, ठीक है, क्या ये इस गैप को फिल कर सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वेल्थ इनइक्वालिटी का। दोज हु आर्ग्यू फॉर कॉस्ट ब्लाइंड पॉलिसी सीम टू एडवर्टेंटली रैशनलाइज दिस इनइक्वालिटी। अब देखो यार, जो लोग ये बोलते हैं ना कि
भाई कास्ट ब्लाइंड मतलब कास्ट को कंसीडर ही नहीं करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए जो सबके लिए हो, नो कास्ट। वो क्या कर रहे हैं ना, रैशनलाइज मतलब होता है सही ठहरा रहे हैं इनइक्वालिटी, एडवर्टेंटली मतलब अनजाने में वो क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी को सही ठहरा रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। देखो यार, अगर ऐसी पॉलिसीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी अभी से कि कास्ट का कोई वो नहीं है, सबको बराबर हक मिलेगा, ये मिलेगा, तो यार जो पुरानी जनरेशन से जो इनइक्वालिटी डेवलप हुई है, ठीक है, मतलब जो भेदभाव होता था लोगों के साथ, लोगों को बिल्डिंग हर चीज़ से निकाल देते थे, उनकी प्रॉपर्टी छीन लेते थे, तो वो इनइक्वालिटी हो जाएगी ना अगर अभी से हम सबको बराबर कर देंगे। एक्चुअल में तो वो बराबर नहीं हुए ना, क्योंकि उनके पास तो पुराने कुछ है नहीं, ठीक है। इसीलिए क्या है ना, जो लोग ये बोलते हैं ना कि कास्ट ब्लाइंड पॉलिसीज़ मतलब कास्ट को कंसीडर मत करो, वो भी इनइक्वालिटी को ही प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उससे उससे भी इनइक्वालिटी होगी। देखो अगर आज कास्ट सिस्टम ख़त्म हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, कास्ट सिस्टम ख़त्म होने से क्या होगा, सबको मतलब बराबर जॉब मिलेंगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन तब भी वेल्थ इनइक्वालिटी रहेगी ना, क्योंकि यार जो अपर कास्टिस हैं उनको तो भाई पुरानी उनके पास पुश्तैनी हवेलियाँ हैं, लेकिन नए लोगों को क्या होगा, नौकरी मिलने से वेल्थ बराबर नहीं होगी, वेल्थ इनइक्वालिटी तब भी वही रहेगी, ठीक है। अब आगे, कास्ट न्यूट्रल पॉलिसीज़ कैनॉट एड्रेस द हिस्टोरिकल लेगेसीज ऑफ इनइक्वालिटीज़, यही बताया हुआ है कि कास्ट न्यूट्रल पॉलिसीज़ बनाने से ना ये नहीं होगा, ठीक नहीं होगा जो पुरानी इनइक्वालिटीज़ हिस्ट्री से चली आ रही हैं, ठीक है। They are insufficient to arrest the magnitude of the cost gap in wealth, ठीक है। ये insufficient है, मतलब insufficient मतलब जो पुराना गैप बना हुआ है ना वेल्थ का, उसको कवर नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट रिजर्वेशंस बिकम ए सिंगुलर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू एड्रेस द कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी इन इंडिया। ये बदकिस्मती है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ रिजर्वेशन ही ऐसी एक चीज़ है जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को मतलब सिंगुलर पॉलिसी है एक ऐसी जो एड्रेस करती है कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को, ठीक है। सिर्फ रिजर्वेशन ही है मतलब जो ठीक करने की कोशिश कर रही है जो भी इनइक्वालिटी पुरानी समय से चली आ रही है, सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है ऐसा। और कोई चीज़ करती है क्या रिजर्वेशन को ख़त्म, मतलब कास्ट बेस जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको ख़त्म, सिर्फ एक ही पॉलिसी है इंडिया में, ठीक है यार। इसके साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ है, इसको हम रिजर्वेशन दे देते हैं, सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है ना, बदकिस्मती है भारत की। Despite modest achievements in improving access to education, jobs and enhanced earnings, it is failed to address the structural inequalities. देखो यार, गवर्नमेंट ने बहुत सारा एफर्ट लगाया कि सबको एजुकेशन मिले, इम्प्रूवमेंट भी हुआ है इस केस में, ठीक है, जॉब्स मिले, अर्निंग्स मिले, लेकिन फिर भी ना स्ट्रक्चरल इनक्वालिटीज़ को दूर नहीं कर पा रहा है ये, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल इनक्वालिटीज़ मतलब यही होती हैं कि जैसे वेल्थ के रिलेटेड जो इनक्वालिटीज़ हो गई, तब भी उसको दूर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यार बंदा एजुकेशन ले लेगा, उससे क्या होगा, जो पुराने डिस्क्रिमिनेशन चला जा रहा है, पीछे से ही आ रहा है, लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं जो लोअर कास्ट से, उनको थोड़ी ना दूर कर रही है वो, स्ट्रक्चरल इनक्वालिटीज़ फिर भी रह रही है। किसी को जॉब मिलने से उसके पास करोड़ों की ज़मीन तो नहीं हो जाएगी ना, यही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अपर कास्ट के पास तो होगी, क्योंकि उनको पुरानी जनरेशन से ट्रांसफर, इस लाइन का ये मतलब है, मैं अपने व्यूज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद, द कॉस्ट वेल्थ गैप इज़ नॉट जस्ट ए प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस इन एजुकेशन, जॉब्स एंड इनकम। यही बोला हुआ है कि जो मतलब जो गैप बना हुआ है ना, कॉस्ट वेल्थ गैप, ये सिर्फ एजुकेशन, जॉब्स और इनकम का डिफरेंस नहीं है, बट रैदर एन इनक्वालिटी पास्ट फ्रॉम वन जन, वही लिखा हुआ है कि पुरानी जनरेशन से जो चल रहा है उसकी वजह से है ये। हैंड्स एन इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड एक्सेस टू जॉब अलोन विल नॉट अरेस्ट दिस। सिर्फ लोगों को एजुकेशन और जॉब देने से ना ये गैप फिल नहीं होगा, ठीक है। अनडूइंग द एक्सिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्वेशन, अनडूइंग मतलब खिलवाड़ करना फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्वेशन से, क्या होगा, वाई सब्सटीट्यूटिंग कास्ट मतलब कास्ट को इकोनॉमिक क्राइटेरिया से रिप्लेस करने से विल नॉट ओनली रिवर्स द मॉडेस्ट गेन्स मेड सो फार। देखो यार, अगर हम लोग ने अभी हम लोगों ने क्या किया ना, खिलवाड़ किया रिजर्वेशन के साथ, क्या किया, कास्ट के बदले हमने क्या किया, इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन दी, लेकिन उसने क्या किया, जो लोअर कास्ट से उनको इंक्लूड ही नहीं किया। इससे क्या होगा ना, जो थोड़ा बहुत ठीक हुआ था ना, मतलब बराबर हुआ था ना, लोगों को जॉब मिल रही थी, जो लोअर कास्टिस हैं, मतलब विल रिवर्स, वो भी रिवर्स हो जाएगा, विस रिवर्स दी मॉडेस्ट गेन, जो भी अब तक हमने अर्न किया था ना रिजर्वेशन सिस्टम ला के, और क्या होगा, मेड सो फार, बट आल्सो डीपन स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी, और इससे स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि यार आपने रिजर्वेशन किसके बेसिस पे दिया है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे, और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक बैकवर्ड कौन है, लोअर कास्ट, और उनको आपने इससे बाहर कर दिया है। तो इससे क्या होगा ना, हम लोगों ने जितना भी मतलब थोड़ा बहुत गेन किया था, लोगों को बराबर करने की कोशिश की थी, वो भी सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी आ जाएगी। उसके बाद आ गया ग्लोबल एक्सपीरियंस, एनेक्सिटीज़
Anxieties over the loss of social and cultural status among the middle classes are gaining ground in many countries, particularly where some form of affirmative action is taken. अभी क्या हो रहा है ना, लोगों के बीच में तनाव बढ़ रहा है, किसको रिलेट किस 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 अवर सोशल लॉस, अवर लॉस ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टेटस अमंग द मिडिल क्लासेस के अंदर क्या है ना, अभी तनाव बढ़ रहा है, ठीक है। आर गेनिंग अराउंड बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, क्यों, पर्टिकुलरली कहाँ, यहाँ पे एफर्मेटिव एक्शन लेते हैं गवर्नमेंट। एफर्मेटिव एक्शन मतलब जिनके साथ डिस्क्रिमिनेट होता है उनको प्रमोट करती है। इससे क्या हो रहा है ना भाई, देखो सबको रिजर्वेशन मिल गई, ठीक है। एसटी इनको तो पहले ही मिलती थी, एसटी ओबीसी को अभी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे भी मिल गई, लेकिन मिडिल क्लास का क्या होगा, वो तो पिस रहा है ना सब इन सब के बीच, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है ना, उन लोगों में तनाव आ रहा है, ठीक है। जितनी भी कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इंस्टेंस द गेट्स ब्रॉड बाय द अफर्मेटिव एक्शन फ्रॉम ब्लैक अमेरिकन रिसीव बाइट ब्लैक लैंड। क्या हुआ है ना, अभी जो अफर्मेटिव एक्शन गवर्नमेंट ने वहाँ कोई एक्शन लिया होगा ब्लैक्स के लिए, ठीक है, लोगों ने उसको, जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, लोगों ने उसको काफ़ी मतलब बॉयकॉट किया है, ठीक है। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है। उसके बाद सिमिलर हैज़ बीन दी एंटी रिजर्वेशन बिट्रॉयल। बिट्रॉयल का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। तो इंडिया में भी क्या हो रहा है ना, एंटी रिजर्वेशन के लिए क्रिटिसिज्म हो रहा है। दैट कल्मिनेटेड इन इंट्रोड्यूसिंग दी, कल्मिनेटेड मतलब जो कि काफ़ी ज़्यादा पीक पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया। कब, इन इंट्रोड्यूसिंग दी, जब इन ईडब्ल्यूएस कोटा लागू हुआ ना, तो लोगों ने बोला कि भाई रिजर्वेशन को बंद कर दो, क्रिटिसिज्म होने लगा, एंटी रिजर्वेशन क्रिटिसिज्म होने लगा। कल्मिनेटेड का मतलब है बढ़ गया एकदम, कब, जब ईडब्ल्यूएस कोटा पॉलिसी इंडिया में लागू हुई। नाउ विद स्टैंडिंग द डिफरेंसेस इन हिस्ट्रीज ऑफ कास्ट एंड रेस। अब नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ, लेकिन द हिंदू इंस्पाइट ऑफ यूज़ नहीं करेगी, ठीक है। वो क्या करेगी, नॉट विद स्टैंडिंग, लिख दो इसको, ये बार बार आएगा वर्ड। मतलब इंस्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस इन हिस्ट्रीज ऑफ कास्ट एंड रेस। कास्ट और रेस दोनों में फ़र्क है, इन दोनों में जो डिफरेंट, दोनों की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, इन दोनों में फ़र्क है। बट बोथ कंटिन्यू टू बी ड्यूरेबल इंस्टीट्यूशन ऑफ इनक्वालिटी। ड्यूरेबल मतलब होता है ठोस। फिर भी ये दोनों ना इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, मतलब मेन इंस्टीट्यूशन है दोनों इनक्वालिटी के। विद द लेगेसीज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस और इन कमेंसुरेबल टू ईच अदर। इन दोनों की जो इनक्वालिटी है ना, ठीक है, वो अलग अलग है। द कॉल फॉर कलर ब्लाइंड पॉलिसीज हैज स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज़। क्या हो रहा है ना, अब वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अमेरिका में लोग क्या बोल रहे हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, कि भाई कलर ब्लाइंड पॉलिसीज़ नहीं बढ़नी चाहिए, मतलब कलर के बेसिस पे किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। हैज़ बीन स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज़ विद द डिबेट ऑन कास्ट न्यूट्रल पॉलिसी। और इंडिया में क्या डिबेट हो रही है कि भाई कास्ट न्यूट्रल पॉलिसीज़ बननी चाहिए, कास्ट के बेसिस पे कोई पॉलिसीज़ नहीं बननी चाहिए। मतलब क्या किया है द हिंदू ने, इन दोनों को कंपेयर किया है। अमेरिका में क्या होता है, रेसिस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, ब्लैक के लिए पॉलिसीज़ बन रही हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि आप लोग क्या करो, कलर ब्लाइंड, कलर के ऊपर कोई पॉलिसीज़ मत बनाओ। सिमिलरली इंडिया के अंदर क्या होता है, कास्ट बेस्ड, कास्ट के बेस पे पॉलिसीज़ बनती हैं कि एससी को इतना रिजर्वेशन मिलेगा, एसटी को उतना मिलेगा। तो इंडिया में ये डिबेट चल रही है कि आप कास्ट न्यूट्रल पॉलिसीज़ बनाओ, वहाँ पे चल रही है कि आप कलर न्यूट्रल बनाओ, यहाँ पे कास्ट न्यूट्रल। More recently, with Donald Trump coming to power, the US has attempted to put an hold on affirmative action. जब डोनाल्ड ट्रंप आया था ना, उसने बिल्कुल बंद कर दिया था कि कोई भी अफर्मेटिव, कोई भी मतलब डिस कास्ट रेस के ऊपर कोई भी पॉलिसीज नहीं बनेगी, मतलब जिनके साथ भी डिस्क्रिमिनेट हो रहा है कलर के, कलर को लेकर उन पे कोई भी पॉलिसीज नहीं बनी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑलरेडी बंद कर दिया था, ठीक है। द न्यू गवर्नमेंट लेड बाय जॉन बाइडन हैज़ अल्टर्ड सच रिवर्सल आइदर। अल्टर्ड का मतलब होता है चेंज। जो बाइडन ने भी क्या कर दिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने फॉलो किया था उसी को कंटिन्यू किया, उसमें चेंज लाने की कोशिश नहीं की है। क्या, हैज़ नॉट अल्टर्ड सच रिवर्सल आइदर। द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन एनी सोसाइटी इज़ ए पॉलिटिकल चॉइस। अब क्या बोला गया लास्ट में कंक्लूजन में, ये पॉलिटिकल चॉइस है किसी भी सोसाइटी में। फोकसिंग ऑन द पास्ट 2 centuries, थॉमस पिकरेटी आर्ग्यूज हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हैज़ ऑलरेडी बीन डीपली पॉलिटिकल। अब ये क्या है ना कि किसके पास कितना वेल्थ होगा ना, ये सब पॉलिटिकल ही है, मतलब पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू पोली इकोनॉमिक मैकेनिज्म। ये यार इकोनॉमिक मैकेनिज्म से कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिपेंड है,
पॉलिटिक्स पे सब डिपेंड है, ठीक है। आप किसी को रिजर्वेशन दे दोगे इकोनॉमिक बेसिस पे, उससे ये मामला हल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स पे डिपेंड है। इकोनॉमिक मैकेनिज्म से, इकोनॉमिक्स मतलब किसी को इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे रिजर्वेशन देने से ये चेंज नहीं होगा। इट जस्ट सोसाइटी रिक्वायर्स ए क्रिएटिंग ए प्लेइंग लेवल प्लेइंग फील्ड। सोसाइटी को क्या चाहिए, एकदम बराबर, सबके लिए बराबर मैदान होना चाहिए। लेवल मतलब बराबर प्लेइंग फील्ड। एग्ज़ाम देना है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। अल्टरिंग द एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ इनहेरिटेड वेल्थ, ये चेंज होना चाहिए। जो भी इनहेरिटेड वेल्थ मतलब जो पुश्तैनी लोगों के पास ज़मीनें हैं, ये सब इसके में अल्टरिंग, इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। एंड कास्ट पे भी चेंज लाने की ज़रूरत है। दैट ब्लॉक्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड लाइफ चॉइसेस, जो क्या करती है ना लोगों की अपॉर्चुनिटीज़। अब जैसे कोई जनरल कैटेगरी का होगा, वो बेचारा फंस जाएगा, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, तो उससे क्या होगा ना, मतलब इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनहेरिटेड पुश्तैनी लोगों के पास जो डिस्क्रिमिनेशन, जो पुराना लॉन्ग हिस्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन चलता जा रहा है, उससे क्या हो रहा है ना, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी लाइफ में। ये मतलब ब्लॉक करता है अपॉर्चुनिटीज़ को, और कैसी ज़िंदगी जीनी है ये भी इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। देखो यार कितना बढ़िया, मतलब ग्लोबल भी द हिंदू ने पूरा ग्लोबली भी समझा लिया अमेरिका में क्या चल रहा है, कास्ट में कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, उसको कंपेयर किया इंडिया के साथ। इंडिया में लोग कास्ट न्यूट्रल पॉलिसीज़ होनी चाहिए, वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कलर न्यूट्रल पॉलिसीज़ होनी चाहिए। तो मतलब आपका एकदम परफेक्ट है, असिस्टेंट कमांडर पेपिड सेकंड एग्ज़ाम के लिए ये एकदम परफेक्ट आर्टिकल है। इससे आप बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है। और है भी ये रिजर्वेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम में, ठीक है, बहुत ज़्यादा टारगेट करता है यूपीएससी इसको। तो यार अगर आपको 1% भी समझ आया ना, 1% भी हेल्प मिलेगी ना, तो आप क्या करना, अब इसको जाके दोबारा पढ़ना, आप खुद पढ़ना इस आर्टिकल को पूरा, आप 5-10 मिनट में इसको फिनिश कर दोगे, ठीक है। लेकिन यार जो बिगनर है ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो स्टार्ट करेगा ना पढ़ना, उसको कम से कम 1.5-2 घंटा तो पढ़ने में लग जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप भी मेरी हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेट करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। तो चलते हैं भाई, जय हिंद और फिर धन्यवाद, ओके।